नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। खबर को समझना परखना बहुत जरूरी है ताकि हम पहुंच सके असल खबर तक। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड का सफर। तो न्यूज डिकोड की शुरुआत हम कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ की खबर से। यहां मौसम भले ही सर्द हो चला हो, लेकिन सियासी वार पलटवार से माहौल में गर्मी बनी रही। सबसे पहले ताजा और बड़े बयान की बात कर लें। सीएम भूपेश बघेल ने खुले मंच पर यह आरोप लगाया कि उनको, उनके परिवार को पूर्व सीएम रमन सिंह के शासनकाल में प्रताड़ित किया गया था और यह कहते कहते वो काफी भावुक हो गए। इस पर अब पलटवार भी हुआ है। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। भावुक होते हुए ये बयान सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में दिया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर ताबड़तोड़ हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने उन्हें और उनके परिवार को खूब परेशान किया। रमन सिंह की वजह से उनकी मां तक को थाने में बैठना पड़ा था। उनके क्षेत्र में जाने की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया और बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी। FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। सीएम भूपेश ने कहा कि रमन सिंह ने उनकी पूरी संपत्ति की जांच कराई और घर की भी जांच कराई थी। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि वो डर क्यों रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। डरना भी नहीं चाहिए, और डर किस बात का है मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि दो तरफा बात क्यों बार बार बोला जाता है। सीएम भूपेश बघेल की मां अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब भी मां का जिक्र आता है, सीएम भूपेश बघेल भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर जाती है। राजनांदगांव में भी ऐसा ही हुआ। मां का जिक्र आते ही सीएम भूपेश का गला रूंधने लगा और आंखें भर आई। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। वैसे किसी के लिए भी, आपके हमारे सबके लिए माँ, मातृभूमि, देश, ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे विषय हैं, ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र छिड़ते ही हम सभी भावुक हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। लेकिन जिस टाइमिंग पर, जिस जगह पर, जिस मंच पर ये कुछ हुआ, इसके भी कई लोग कई तरह के मायने निकालते हैं। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के इस बेहद भावुक बयान और इसकी टाइमिंग को लेकर कुछ खास बातें जो समझना पड़ेंगी। भूपेश बघेल का कद इस वक्त छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के समकक्ष का दिखता है और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी उन पर डायरेक्ट हमला करने की ताकीद अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को प्रदेश में कर रही, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने बीजेपी को उनके पुराने दिनों की याद दिलाई है कि आपने क्या कुछ नहीं किया। कई बार नेता इन हमलों के जवाब इमोशनल कार्ड खेलकर देते रहे हैं। ये राजनीति में पहली दफा नहीं हुआ। पुराने दिनों के सहारे वो जनता को अपने से जोड़ते हैं, उस भावुक पक्ष से जोड़ते हैं, राजनीतिक आधार बताते हैं जिस आधार पर जनता उनके साथ आ जाए। नेताओं से लोगों को जो थोड़े बहुत शिकवे, शिकायतें, दिक्कतें होती हैं, वो ऐसे पलों में जाती रहती हैं और लोग सीधा उन नेताओं से जुड़ते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हमारे नेता के साथ, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ अगर ये सब कुछ घटा है तो निश्चित तौर पर जो वो कह रहे हैं वो ठीक हमारी ही तरह होगा। बीजेपी और उसके नेता अक्सर इसका इस्तेमाल करते आए हैं। तो अब अहम बात ये कि क्या इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस अंदाज में दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक्शन की देन है, ये अहम सवाल है। चलिए, वैसे आज का पूरा दिन, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि आज सर्दी बढ़ने के साथ साथ सियासी तपिश बयानों से आती रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर
अपने एक नहीं 2-3 बयानों को लेकर घिरते नजर आए हैं। माथुर के बयान पर सीधा मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री भूपेश ने। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर तकरीबन 36 घंटे हो गए हैं, लेकिन कभी वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ चुनौती ही नहीं है, तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दे रहे हैं कि चुनाव को युद्ध के रूप में लड़ना है। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। तो आने वाली लड़ाई है ना, ये छल की लड़ाई है भाई। छोड़ दीजिए पार्टी का नाम, छोड़ दीजिए, विधानसभा टारगेट करिए। डी पुरंदेश्वरी की जगह कमान संभालने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर आए ओम माथुर ने नसीहत दी थी कि चुनाव जीतना है तो राहुल और कांग्रेस को भूल जाइए, सिर्फ भूपेश बघेल को टारगेट कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस एक लक्ष्य रखिए। माथुर के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पहली बात तो ये है कि ओम माथुर जी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ बोलते चुनौती नहीं, दूसरा बोलते युद्ध की तरह लड़ना है। तो जब चुनौती नहीं तो युद्ध की तरह क्यों लड़ोगे? अपने पहले ही प्रवास में जिस अंदाज में बीजेपी नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं की क्लास ली है, लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल यही है कि वाकई बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ चुनावी चुनौती है या नहीं, या वाकई बीजेपी प्रभारी यहाँ किसी कंफ्यूजन में है। तो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का पहला छत्तीसगढ़ प्रवास बड़े बयानों और उस पर पलटवार वाला रहा है। इस दौरे के पीछे छिपी भाजपा की नई रणनीति को भी आज डिकोड करना जरूरी है। पहली बात जो साफ दिखती है कि प्रभारी ने सभी भाजपा क्षत्रपों को यह स्पष्ट कर दिया कि टिकट किसी का भी पक्का नहीं है, नए चेहरों को मौका मिलेगा। इसीलिए कोई भी कम से कम टिकट को लेकर लॉबिंग कर पार्टी को नुकसान न पहुंचाए, भीतर से कमजोर न करे। दूसरी बात, माथुर ने साफ कह दी कि यहां कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है तो राहुल, कांग्रेस, इन सबको छोड़कर सीधे मुख्यमंत्री के फेस को उन्हें ही टारगेट करें या उनके कैबिनेट को, उनके लोगों को टारगेट करें। यानी प्रभारी मानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं है। तीसरा, अपने सीनियर होने का हवाला देकर जरूरत पड़ने पर नेताओं को कान खींचने वाले बयान से प्रभारी ने साफ किया कि जो भी अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं करेगा उसे एक्शन के लिए यानी अपने अधिकारों में कटौती के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बड़ी बात यह है कि नए प्रभारी नए तेवर दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में इस पर निशाना साधा है, भाजपा अब इससे कैसे बचेगी, कैसे काउंटर करेगी और कितना जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं से काम करवा पाएगी, देखना होगा। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की, जिसमें आज से अगले 10 दिन तक एक बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तय रूट टाइम के मुताबिक राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। पूरे दिन का अपडेट देखें आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में पहला पड़ाव रहा बुरहानपुर जिले का बोदरली गांव। सुबह 7 बजे राहुल की आरती उतारकर एमपी में स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में अपने पहले भाषण में राहुल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी पहले डर फैलाती है फिर हिंसा। और जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो जानबूझकर डर फैलाती हैं। राहुल की यात्रा में साथ देने के लिए बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इंदौर पहुंची। एमपी में पहले दिन यात्रा का पड़ाव शाम 7 बजे ट्रांसपोर्ट नगर रहा, जहां एक सभा हुई, जिसके बाद राहुल गांधी की झीरी में रात्रि विश्राम का इंतजाम है। और वैसे अगर आप देखें तो सियासत में यात्राओं की पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये यात्रा वाली पॉलिटिक्स इन दिनों मध्य प्रदेश में चरम पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तय टाइम टेबल के मुताबिक मध्य प्रदेश में दाखिल हुई तो बीजेपी ने भी प्रदेश में एक नई यात्रा प्लान कर दी। इसे लेकर आगे बढ़ेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूरी खबर देखें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एमपी प्रवेश के साथ ही अब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी टंटिया मामा के नाम पर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों यात्राओं का रूट तकरीबन एक जैसा है। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं।
बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज का ये कार्यक्रम अचानक बनाया गया। पेसा एक्ट के प्रति जागरूकता इसका लक्ष्य बताया गया। आंगनबाड़ी चेक करें और ठीक चले इसकी व्यवस्था करें, आपको ये हक दे रहा है। ऐसे अनेकों अधिकार आपको देने का काम इस पेसा एक्ट के तहत किया गया है। साफ है 2018 से सबक लेकर बीजेपी कांग्रेस की किसी भी यात्रा को हल्के में नहीं लेना चाहती। चलिए अब जरा इस यात्रा की पॉलिटिक्स में भाजपा की इस अचानक से जो प्लान वाली यात्रा है, प्लानिंग क्या है जरा इसको भी डिकोड कर लेते हैं। पहली बात तो यह साहब कि इस यात्रा को चाहे जो भी नाम दिया जाए, लेकिन इसका मकसद पूरी तरह साफ है। आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस के असर को सीमित करना, सरकार के खिलाफ कोई माहौल न बनने देना। इस डर या एहतियातन कदम के पीछे भी वजह जरा इसको भी समझ लें। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें एसटी और 25 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। कुल 82 सीटों पर दलित आदिवासी विनिंग फैक्टर की तरह हैं। दूसरी वजह राहुल की यात्रा के रूट में शामिल मालवा निमाड़ है, जिसकी कुल 66 सीटों में से बीते 2018 के चुनाव में कांग्रेस 38 सीटें जीत पाई थी। इसीलिए मिशन 23 और 24 के लिए भाजपा अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में राहुल की यात्रा के पैरेलल ही एक और जागरूकता के नाम पर रैली निकाली है, यात्रा शुरू की। अब आदिवासियों के हक और हित में जो भी ये यात्रा निकाली जा रही है, कितना असर कौन छोड़ पाता देखना होगा। कांग्रेस का असर घटा पाते हैं, ये बात भी दिलचस्प है। कुछ ही दिनों में ये बात स्पष्ट होगी। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त कांग्रेस के एक विधायक बड़ी मुश्किल में है। कांग्रेस के विधायक को पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार उनकी मुसीबतें अपने ही बढ़ा रहे हैं। उनकी पत्नी ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। देखें। उमंग सिंघार पर रेप का केस दर्ज कराने वाली उनकी पत्नी ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें खुद को उनकी बेटी बताते हुए सिंघार से जुड़ी कई विवादित बातों का खुलासा किया है। साथ ही उन्हें पार्टी से भी निष्कासित करने की मांग की है। उमंग सिंघार की पीड़ित पत्नी का सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा, आदरणीय मैडम, मैं उमंग सिंघार की पत्नी बहुत दर्द और निराशा में लिख रही हूँ कि मेरे साथ उमंग ने कई बार गलत काम किया है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप पार्टी प्रमुख हैं और आपने हमेशा महिलाओं का समर्थन किया है, उनके आंसू पोंछे हैं, हर उस महिला की मदद की है जिसे जरूरत थी। इसलिए मैं आपसे न्याय की उम्मीद करती हूँ। उमंग सिंघार ने पहले भी कई महिलाओं का शोषण किया है, जिनमें से एक ने कथित तौर पर फांसी लगा ली थी या उसकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पीड़िता खुद यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी हैं और जबलपुर में रहती हैं। इसी साल 16 मार्च को दोनों ने शादी की थी। उमंग धार के गंधवानी से 3 बार से कांग्रेस विधायक हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 थानों की पुलिस उन्हें लगातार सर्च कर रही है। तो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, आदिवासी चेहरा उमंग सिंघार इस वक्त अपनी ही पत्नी के गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी पर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। वो खुद कहते हैं कि ये उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म करने का षड्यंत्र है। चलिए उमंग सिंघार के पूरे पॉलिटिकल करियर पर भी जरा आज नजर डाल लें, जिसके खात्मे का अंदेशा वो जता रहे हैं। उमंग सिंघार प्रदेश में कांग्रेस के दबंग आदिवासी नेता रहे हैं। वो प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेत्री जमुना देवी के भतीजे हैं। फिलहाल वो गंधवानी से कांग्रेस के विधायक हैं। सिंघार कमलनाथ कैबिनेट में वन मंत्री रह चुके हैं। निजी तौर पर उन पर आरोप लगाने वाली ये उनकी तीसरी पत्नी है। इसके पहले सिंघार तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए ये दावा किया था कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान 50 लाख का ऑफर बीजेपी की तरफ से आया। सिंघार तब भी विवादों में रहे थे जब उन्होंने अपनी पार्टी के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह पर ब्लैकमेल करने, पर्दे के पीछे से सरकार चलाने और सीएम के काम में दखलंदाजी के गंभीर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उमंग सिंघार के साथ गंभीर आरोपों का नाता बड़ा पुराना है। ये सियासी दाग हमेशा से पार्टी को असहज करते आए हैं और यहां भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अगली खबर, जैसा हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं और इस बीच कांग्रेस बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इसी दरमियान मंत्री कवासी लखमा जब भानु प्रतापपुर पहुंचे तो सर्व आदिवासी समाज ने उनका रास्ता रोका और फिर उनको आगे प्रचार करने से रोकते हुए नारे भी लगाए। देखें आप। तस्वीरें भानु प्रतापपुर के गांव की है, जहां प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी के प्रचार के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहां कुछ और ही देखने को मिला। हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकता? हमारा हक अधिकार का विरोध
करने वाला हमारा नेता हो ही नहीं सकता। यहाँ सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कवासी लखमा को प्रचार करने से रोक दिया। इस दौरान समाज के लोगों और मंत्री लखमा के बीच बहस भी हुई। सर्व आदिवासी समाज ने आरक्षण में कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिस पर मंत्री लखमा और मंडावी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का आरक्षण 12% कर दिया गया है, जिससे आदिवासी संगठन नाराज हैं। आरक्षण में कटौती का विरोध करने के लिए आदिवासी समाज ने विधानसभा क्षेत्र की सभी 85 पंचायतों से एक प्रत्याशी को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी। हालांकि अब मैदान में सिर्फ 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस की सावित्री मंडावी और बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम के बीच है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर कितना असर डालता है, ये तो चुनावी नतीजे से ही पता चलेगा। हमारा सरकार क्यों नहीं कर सकता? हमारा हक अधिकार का विरोध करने वाला। तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आदिवासियों के इस गुस्से की वजह को आज हम डिकोड करते हैं कि इतनी नौबत कैसे आ गई। दरअसल हाईकोर्ट ने आदिवासियों का आरक्षण 32% करने की सरकार की जो तैयारी थी, इस पर बैन किया, रोक लगाई। कोर्ट से रोक लगाए जाने के बाद आदिवासी समाज और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, नाकामी बताते हुए दबाव बना रहा है। आदिवासियों ने हर गांव में अपने प्रत्याशी इस उपचुनाव में खड़े करने की कोशिश की। उनका यह मानना है कि सरकार ने उनके अधिकार को कोर्ट में अच्छी तरह से डिफेंड नहीं किया, अच्छी तरह से पक्ष नहीं रखा। मंत्री कवासी लखमा आदिवासी वर्ग से आते हैं, वहां काफी पॉपुलर हैं। बड़ी बात यह कि वो भी संकट मोचक की तरह कई जगह सरकार का पक्ष सुलझाते नजर आए, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मंत्री होने के बावजूद कवासी लखमा इस बात पर दमदारी से सरकार के सामने पक्ष नहीं रख रहे हैं। 30% आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य में कोई भी पार्टी कम से कम चुनाव में 1 साल पहले इस पर कोई रिस्क ले नहीं सकती, और इस वजह से जो दबंग हैं, जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो कवासी लखमा भी आज इस पूरे मुद्दे पर खामोश दिखाई पड़े। और जो प्रत्याशी थी वो एक भावुक अपील करती नजर आए कि आप हमारी बात कम से कम सुने। अगली खबर जो हम दिखा रहे हैं वो सभी के सेंटिमेंट्स को ताजा कर देने वाली या सबको झकझोरने वाली असम से है। हैरान कर देने वाली एक तस्वीर, इस पर दिन भर चर्चा हुई। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की लाश से शादी की है, देखें आप। असम के एक प्रेमी की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर इस प्रेमी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी प्रेमिका की लाश से शादी कर रहा है। दरअसल असम के मोरी गांव के रहने वाले बिटुपन तमोली की प्रेमिका प्रार्थना की मौत 18 नवंबर को हो गई थी। बिटुपन और प्रार्थना एक दूसरे से पिछले कई सालों से प्यार करते थे और ये बात दोनों के घर वालों को भी पता थी। वे जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाने वाले थे, लेकिन प्रार्थना की तबीयत खराब होने के बाद उसकी मौत हो गई। प्रार्थना की मौत के बाद बिटुपन ने शव की मांग में सिंदूर भरकर प्रार्थना की आखिरी इच्छा पूरी की और माला पहनाकर शव के साथ शादी की रस्में अदा की। तो एक तरफ जहां जीवन भर का साथ निभाने की कस्में खाकर कई पति पत्नियों के बीच दरकते रिश्तों की तस्वीर है, रिश्तों का खून करने की तस्वीर है, तो एक ऐसे भी रिश्ता निभाते हुए कपल नजर आया है जिसकी चर्चा हुई। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। अपना परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।